अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डायनेमिक कंट्री कौन सा है तो आपका क्या जवाब होगा? चाइना। सबसे ज्यादा एम्बिशियस? चाइना। सबसे ज्यादा डायनेमिक इकोनॉमी किस कंट्री की है? चाइना की। और अब मैं अगर आपको बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल पे काफी इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो चाइना की इकोनॉमी के बारे में पेसिमिस्टिक हैं, जो ये कहते हैं कि डाटा के बेसिस पे ये इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, तो एक बार को आपको विश्वास नहीं होगा। सो लेट अस एनालाइज द डाटा बिफोर वी रीच टू एनी कंक्लूजन। सो कंट्रीज जनरली कब फेल होते हैं? कंट्रीज तब फेल होते हैं जब उनकी इकोनॉमी फेल होती है। और चाइना के केस में अगर हम एनालाइज करें कि उनका जो टोटल डेप्थ है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना आ रहा है, तो यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली कि इट इज मोर देन 250%, यानी कि जो टोटल डेप्थ है वो जीडीपी का 250% ज्यादा है, मतलब ये इट इज क्वाइट बिग। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो चाइना का जो डेप्थ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2006 से लेके 2020 तक लगभग तब तक का डाटा है, ये बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द वरी ऑफ एनालिस्ट। ये जो डेप्थ है इनका किसी भी कंट्री की कंपैरिजन में ज्यादा है एंड एवरीबॉडी इज वॉचिंग दैट। अगर इस डेप्थ का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इसमें से अगर देखें गवर्नमेंट डेप्थ अगर हम निकाल देते हैं तो उसके बाद किसका बच जाता है? कॉर्पोरेट एंड हाउस होल्ड, इनका बच जाता है। नाउ जस्ट सी, गवर्नमेंट इन एनी केस सॉवरन होती है तो उसको ज्यादा इशू नहीं होता, बट बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो कॉर्पोरेट एंड हाउस होल्ड डेप्थ की होती है। तो अब आप इसको देखें 2006 से लेके और 2016-20 तक का डाटा है ये, तो ये कितना शार्पली बढ़ा है चाइना का। It is almost, you can say, 210% of the GDP, which is very, very high, and it can play havoc with any country's economy. The only requirement is जब भी sentiment weak हो जाएंगे तो यहाँ पे market run हो जाएगा और उस हालत में इकोनॉमी के कोलैप्स होने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो नॉट ओनली चाइना बट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। और जो वर्ल्ड के जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं एक्चुअली वो इस बात को लेके काफी वरी हैं। ये जो मैंने आपको ग्राफिक्स दिखाए ये काइंड कर्सी राइटर्स हैं, तो काफी ऑथेंटिक इनको आपको मानना पड़ेगा। चाइना की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन को लेके है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बाय 2030 चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और रीजन बिल्कुल साफ है, चाइना ने बड़े स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की काफी टाइम तक। उसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ और साथ में पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज हो गई। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें से 10 में से 4 जो एलिजिबल लोग हैं वो दे डोंट वांट किड्स, and that is a problem because China has developed itself as a manufacturing hub और उसमें काफी स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो एस्टिमेट बिल्कुल क्लियर है कि आफ्टर 2030 और मे बी इवन बिफोर दैट चाइना विल बी शॉर्ट ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड ऑब्वियसली it is going to affect the economy, and of course economy is the driving force for military and other achievements. चाइना की अगली प्रॉब्लम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है। बेसिकली जो उनका डिजाइन है आफ्टर ऑल इट इज ए कम्युनिस्ट डिजाइन ऑफ इकोनॉमी, मगर इंस्पायर्ड द फैक्ट जो वेल्थ की जो अनइक्वालिटी है वो इस बिजनेस मॉडल के बाद एग्जिस्टिंग मॉडल जो उन्होंने अडॉप्ट किया है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ का है वो काफी अनइक्वल हो चुका और वो चाइना के लिए एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। अब आप देखिए 20% जो लोग हैं 20.9% लोग उनकी जो इनकम है $10,000 से कम है। यहाँ पे आप देखिए 66.1% लोग की इनकम 10,000 से लेके $1,00,000 तक है। ये बेसिकली एक मिडिल क्लास है जो सबसे बड़ी है। और ऑफ कोर्स 10,000 और $1,00,000 के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ये लोग हैं जो रिच हैं। इनफैक्ट आप देखें तो 0.5% लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो इनकम है वो $1 मिलियन से भी ज्यादा है एनुअल। नाउ एज फॉर देयर लेटेस्ट पॉलिसी इज कंसर्न दे आर टारगेटिंग दीज पीपल, यू नो दिस 12.5 और 0.5 ये इन लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। दे आर इंसिस्टिंग दैट
These people, they should ensure that their wealth is distributed to the lower strata of society. नाउ इकोनॉमिक मॉडल तो आपने ले लिया, अब प्रोस्पेरिटी लोगों ने अर्न किया, दे हैव अचीव्ड थ्रू देयर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड ड्राइव, ऑब्वियसली उन्होंने एक्यूमेंट भी यूज किया है। सेकेंडली जो मिडिल क्लास है वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ है, 400 मिलियंस आउट ऑफ दिस लॉट। So those people, they have been to USA and other universities, they have done a lot of hard work, they have earned their money, they have got less interest in the communist ideology, especially those who are in the higher income bracket, say $50,000 onwards. Generally, I am talking of generally. Now these people, they do not have any interest or less interest in the communist ideology, and they want existing business model to continue, where they can use their business acumen to have wealth for themselves. Agar present Chinese setup, if they want to create problems for them, and that is what they are doing now, in that case the existing business model or economic model of China may collapse. जो lower strata of society है, that is quite happy with the present setup, because they are getting the social security net, they are taking part in the prosperity part also, but obviously they have got less wealth with them. So this जो wealth का unequal distribution है, for whatever may be the reason, it is not acceptable to Chinese leadership and to the lower strata of society. बाई एनी चांस अगर चाइना की इकोनॉमी फेल होती है तो सबसे ज्यादा खुश होने वाले कंट्रीज में सबसे पहले आएगा इंडिया। ऑब्वियसली लद्दाख फैक्टर है, चाइना वहां पे बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं हो रहे हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। नाउ जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है और जो खुश होगा वो है ताइवान, बिकॉज ताइवान को अपने आप में मर्ज करने का चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस गोल है, और ये गोल पिछले 70 साल से चला आ रहा है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी उन्होंने फॉलो की है, तो कैरेट अभी फेल हो चुका और अभी वो स्टिक का यानी कि मिलिट्री मींस का यूज करना चाहते हैं। अगर इकोनॉमी फेल होती है तो ऑब्वियसली चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो कमजोर हो जाएगी, और ताइवान के लिए वो एक ऑप्शन होगा कि इंटरनेशनल पुश बैक के थ्रू चाइना के किसी भी मिलिट्री इनिशिएटिव को वो न्यूट्रलाइज कर सके। China has got very limited friends, but the fact is कि आज अगर हम देखें तो इसकी इकोनॉमी बहुत डायनामिक है, इवन कोविड के बाद भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ताइवान फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो पुश बैक है चाइना के अगेंस्ट में, वो उसकी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है और एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका एक पिटफॉल भी है। अगर एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पुशबैक ये बहुत पॉसिबल है कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज मिलिट्री अलायंस भी डेवलप करें, जैसे उन्होंने अभी डेवलप किया है अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने, जो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है, और इसके अलावा जैसे क्वाड डेवलप हो रहा है, और साथ में ये भी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना से डीकपल किया जाए। तो उस हालत में चाइना की जो इकोनॉमी है वो फर्दर अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अमेरिका इस बात के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। आफ्टर ऑल उसका जो सुपर पावर का स्टेटस है वो भी अफेक्ट होगा अगर चाइना बाय एनी चांस ताइवान को कैप्चर कर लेता है, या फिर इकोनॉमिकली और मिलिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉल भी है, अगर चाइना की इकोनॉमी फेल होती है तो उस हालत में वहां की जो लोअर क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो रेस्टिव होगी, वो अनकंफर्टेबल होगी, और उस हालत में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास एक नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने के अलावा और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं रह पाएगा। और जब आप नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को अपने कंट्री में ऊपर लेके आते हो तो उस हालत में आपको इंटरनल प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती, क्योंकि वो अनसरमाउंटेबल हो जाती हैं, और उस हालत में आपकी जो पोस्चरिंग है, स्पेशली जो मिलिट्री पोस्चरिंग है, वो चेंज हो जाती है, स्पेशली ऐसे नेबर्स के प्रति जो आपको कमजोर नजर आते हैं। इंडिया और ताइवान, ऑब्वियसली
ताइवान में चाइना के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, और अगर बाई एनी चांस इकोनॉमी फेल हो जाती है और चाइना की जो लीडरशिप है उसको लगता है कि अब पब्लिक का उनमें ट्रस्ट नहीं रहा, तो ताइवान becomes a very attractive target to generate nationalistic fervor inside China. And that is a big danger, and that is how everybody is worried about. And that is why some of the people, they are suggesting that international pushback against China should not be up to the extent that China as a nation or as a economy face. It's a very big point. Thank you so much for watching. I will see you in next video.